किंगशिप क्या है, किंग के बारे में बताया गया है। किंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है एक पॉलिटिक्स में कह सकते हैं या पॉलिटिकल बॉडी में। और सप्तांग थ्योरी, कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, कौटिल्य कौन था, चाणक्य था, तो उसने अपनी थ्योरी में उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बताया है या फिर हेड बताया है किसी भी स्टेट का। सो किंग बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस करता है। किंग का जो फंक्शंस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन देना किंगडम को एक्सटर्नल एग्रेशन से ही नहीं है, मतलब प्रोटेक्शन तो वो देगा ही एक्सटर्नल एग्रेशन से, जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं उनसे, लेकिन जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, ट्रेडिशनल कस्टम है, अगेंस्ट इंटरनल फोर्स, इनसे भी बचाना है। यानी फोर्स मीन्स एनिमी, जो इंटरनल एनिमीज़ हैं जो कि थ्रेट है फॉर द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशन कस्टम के, उनसे भी बचाना है। यानी कि मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, एक्सटर्नल से भी बचाना है और इंटरनल फोर्स से भी बचाना है। सो किंग ने प्योरिटी ऑफ क्लास, कास्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करता है जो कि चैलेंज करते हैं सिस्टम को। ठीक है। सो फैमिली सिस्टम बाय पनिशिंग, अब देखिए वो प्रोटेक्ट करता है फैमिली को अडल्ट्री पनिश करके, और इंश्योर करता है कि फेयर इनहेरिटेंस हो फैमिली की प्रॉपर्टी का। वो प्रोटेक्ट करता है विडोज़ को, ऑर्फन्स को, बाय मेकिंग देम देयर वार्ड्स, यानी कि जो बच्चे ऑर्फन्स हो गए हैं उनको अपने बच्चों की तरह रखना। और वो प्रोटेक्ट करता है रिच को अगेंस्ट पुअर बाय सप्रेसिंग रॉबरी, जो लूटपाट होती है, जो रिच को प्रोटेक्ट करता है, और वहीं पर ही वो पुअर्स को भी प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रिच। कैसे कि वो पनिश करें कोई एक्सटॉर्शन या ऑपरेशन से। ठीक है, यानी कि पुअर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और रिच को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि जो भी गलत चीज़ें हैं उन्हें नहीं होने दे रहा है, चाहे वो रिच द्वारा हो या फिर पुअर द्वारा हो। और रिलीजन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो, ग्रांट्स दे करके। ठीक है, ग्रांट्स देगा, खुली ग्रांट्स दे, लिबरल ग्रांट्स है ना, कोई इसमें पाबंदी नहीं है ग्रांट्स देने में। किसको ग्रांट्स दे रहा है, जो ब्राह्मण्स हैं, टेम्पल्स में हैं, या हीटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं। हीटेरोडॉक्स सेक्ट्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अशोका को आप जानते होंगे, वो ऐसा किंग माना जाता है जिसने सारे मेन को अपने बच्चों की तरह माना, यानी अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह दिया। ऐसे ही आप समझ सकते हो रामराज के बारे में, बट अभी ये हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अशोका किंग की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे उसे माना जाता है कि वो अपने चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करता था। सो यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखी हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। यहाँ सब्जेक्ट्स जहाँ भी लिखा होगा, सब्जेक्ट्स का मतलब राजा की प्रजा का होता है। तो ये लाइन आप पढ़ सकते हो। इस कौटिल्य के टाइम टेबल में, अर्थशास्त्र में किंग का टाइम टेबल दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो किंग होता है वो सिर्फ 4.5 आवर्स स्लीप करेगा, 3 आवर्स ईटिंग एंड रिक्रिएशन करेगा, देन रेस्ट ऑफ द डे वो अपने स्टेट के अफेयर्स में स्पेंड करेगा, यानी कि स्टेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी उनको टाइम देगा वो। किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रिसाइड करेगा, यानी कि उनका हेड रहेगा, और डिसीजंस जो होंगे वो उन्हें, आपको रॉयल एसेंट चाहिए होती है, यानी डिसीजन लेंगे ये सारे, फिर एट लास्ट किंग के सामने वो डिसीजन रख दिए जाएंगे। सो किंगशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, किंग को जस्टिफाई करता है कि किंग कैसा होना चाहिए और किंग कैसा थे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स, जो कि एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल थिंकर थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे पॉलिटिक्स में। अगर महाभारत को देखें तो द महाभारत ऑब्जर्व्स at one place that the king is vitally dependent upon ministers as animals upon clouds, Brahmin on Vedas, women upon their husbands. महाभारत में ऐसा बताया गया कि किंग एक बहुत ज़्यादा वाइटली, सबसे इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंट रहता था वो अपने मिनिस्टर्स पे, जैसे कि कोई एनिमल डिपेंड रहता है क्लाउड्स पे, यानी क्लाउड्स पे क्यों डिपेंड रहेगा, फिर बारिश पे। ब्राह्मण्स वेदास पे डिपेंड रहते हैं और वुमेन अपने हस्बैंड पे। मनुस्मृति
मनुस्मृति भी ये पॉइंट आउट करती है कि सिंपल थिंग दैट कि कोई भी काम सिंगल हैंडेड नहीं किया जा सकता, अकेले नहीं किया जा सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसे क्यों ना लिया जाए असिस्टेंस जो कि मिनिस्टर्स की हो। तो उसी को मंत्री परिषद कहेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो साइज़ उसकी वैरिड हो सकती है। तो फिगर्स जो है वो है 7 to 37, यानी कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 मेंबर्स मंत्री परिषद में रहते हैं। और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मंत्रीना एंड मंत्री परिषद। मंत्री परिषद वॉज द लार्ज बॉडी रिजेंबलिंग मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक लार्ज बॉडी है जो मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजेंबल करती है। इसमें सारे मिनिस्टर्स हैंगे। एंड मंत्रीना स्मॉलर बॉडी है या कोर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मंत्री परिषद में ही होगी, जैसे विद इन द मंत्री परिषद, लार्जली रिजेंबलिंग द मॉडर्न कैबिनेट, जो अभी का कैबिनेट जैसा है उसको रिजेंबल करती है। यानी कि लार्जर बॉडी है मंत्री परिषद और उसके अंदर एक स्मॉलर बॉडी है जिसे कहेंगे मंत्रीना। तो इट इंक्लूडेड द फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स लाइक पुरोहित, सेनापति एंड युवराज। कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जो कि पुरोहित प्रीस्ट, सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी एंड युवराज क्राउन प्रिंस, ये 3 मेंबर्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं उनके मंत्री परिषद में। या काउंसिल का पर्पस होता था किंग को एडवाइस करना एंड नॉट टू गवर्न, ठीक है, बट इट वॉज नो मेयरली रबर स्टैंपिंग बॉडी। सो रबर स्टैंपिंग बॉडी यानी सिर्फ मोहर लगाना ही नहीं, किंग को एडवाइस करके गवर्न करना था। वहाँ पर जो काउंसलर्स थे उनको फ्रीली स्पीक करने का, ओपनली बोलने का, ये सारा कुछ मिलता था, अपॉर्चुनिटी या कह सकते हैं, ये सब उनकी ड्यूटी रहती थी। और फिर उसको फुल कंसीडरेशन किया जाता था, जो वो बोल रहे हैं उसको किंग कंसीडर करता था, उनकी एडवाइस को। तो इस तरीके से आप अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि माइनर डिसीजन मेकिंग भी नहीं लेता था अशोका अपने मंत्रिमंडल को से बिना डिस्कस किए। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था? विद द एडवेंट ऑफ द मौर्याज ऑन पॉलिटिकल स्टेज ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी डेवलप एज वेल एज ऑर्गेनाइज हायरार्किकल कैडर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब देखिए, हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। तो मौर्यन एम्पायर जब आया तो वहाँ पर हमें देखने को मिला एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक ऑर्गेनाइज हायरार्किकल या कैडर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। हायर अथॉरिटी, फिर उससे लोअर, फिर मिडिल मैन, फिर उससे लोअर, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने वाले सबसे लोअर। तो इस तरीके से एक हायरार्किकल सिस्टम देखने को मिला जिसमें सबकी रैंकिंग वाइज प्रोसेस होता था, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग रहती थी वो सिर्फ हायर अथॉरिटी के लोग लेते थे, और लोअर के इम्प्लीमेंटेशन करवाते थे, और जो मिडिल मैन इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, जो बिल्कुल लोअर हुए वो सब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अर्थशास्त्र में देखें कौटिल्य का, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी थी, वो फीचर ऑफ मौर्यन गवर्नमेंट था। तो मौर्यन गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी चलती थी, यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य मेंशंस 18 तीर्थास हु वर प्रोबेबली कॉल्ड महामात्रास और हाई फंक्शनरीज। 18 तीर्थास हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिन्हें हम महामात्रास कहते थे या फिर हाई फंक्शनरीज कहते थे। महामात्रा यूज़ हुआ है कुछ ही ओकेजन में अर्थशास्त्र में, इसकी जगह अमात्य टर्म यूज़ किया गया है, जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। सो एडिशन करें हम 18 तीर्थास जो कौटिल्य ने प्रोवाइड किए हैं, और कुछ डिटेल अकाउंट मिले हैं 27 सुपरिटेंडेंट्स, यानी कि अध्याक्षास सुपरिटेंडेंट्स को कहेंगे, यानी कि 18 तीर्थास हो गए और 27 अध्याक्षास हो गए, यानी 27 सुपरिटेंडेंट्स और 18 तीर्थास।
considered mostly with economic functions and some military duties through social functions are not ignored. यानी कि इकोनॉमिक फंक्शंस तो करते थे लेकिन जो मिलिट्रिकल ड्यूटीज थी उसे भी इग्नोर नहीं किया जाता था, यानी कि कहीं पे प्रोटेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। और अशोकन या मौर्यन एम्पायर में, सो मौर्यन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी डेवलप करते थे और सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, उसमें इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री को गवर्न करते थे या रेगुलेट करते थे।